क्लास में डिस्कस किया था। अब एक टॉपिक है आपके बुक में, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन? क्या डिफरेंस है भाई? एक ही चीज़ है। तो देखो, वैक्सीनेशन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, और इम्यूनाइजेशन का मतलब है देखो, तो सबसे पहले व्हाट इज वैक्सीन, फिर आगे की बात हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। वैक्सीन क्या है? व्हाट इज वैक्सीन, बताइए। पहले हम लोग समझते हैं कि वैक्सीन क्या था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन इज नोन एज वैक्सीनेशन, एंड इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज प्लस पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्स। पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्स, इसको कंबाइनली हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। तो सबसे पहले व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन क्या है? A preparation which have antigen. A preparation which have antigen and responsible for producing memory B and or memory T cells. Memory B and or memory T cells. A preparation which have antigen and responsible for producing memory B and or memory T cells. देखो, ये है एक माइक्रोब्स, ये एक माइक्रोब्स है, ये दूसरा माइक्रोब्स है। इसमें ये इसका एंटीजेनिक साइट है, एंटीजन है। ये क्या है? इसका एंटीजन है। इसमें ये इसका है एंटीजन। अब हमने क्या किया, ये पैथोजन जब जाता है तो आपकी बॉडी में कोई बीमारी करता है। हमने इस पैथोजन को क्या किया, यहाँ से गला दबा के अनकॉन्शियस कर दिया। क्या कर दिया? अनकॉन्शियस कर दिया। इसको पूरा गला ही काट दिया, इसका गला ही काट दिया, तो ये किल्ड हो गया। ये क्या हो गया? किल्ड हो गया, या इसको हम कहते हैं इनएक्टिवेटेड। नहीं, इसको नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं इनएक्टिवेटेड। अनकॉन्शियस को क्या कहते हैं? इनएक्टिवेटेड या अटेंटुएटेड। आपके बुक में टर्म शायद अटेंटुएटेड इस्तेमाल हुआ है। इसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं, वीकेंड पैथोजन।
तो इस पैथोजन को हम क्या कहेंगे? वीकेंड पैथोजन, अनकॉन्शस पैथोजन, इनएक्टिवेटेड पैथोजन, अटेंड, इसको क्या कहेंगे? किल पैथोजन। लेकिन यहाँ अनकॉन्शस कर रहे हैं या मार रहे हैं, लेकिन इस बात का केयर किए हुए हैं कि एंटीजेनिक साइट रिमेन, एंटीजन रिमेन इंटैक्ट, नो चेंज इन एंटीजन। तीसरा है हमारे पास, हमने क्या किया? डायरेक्टली इसको काट लिया या इसको काट लिया और इसको सिर्फ बॉडी में, तो ये कहलाता है सरफेस एंटीजन। क्या कहलाता है? सरफेस एंटीजन। तो ये भी वैक्सीन है। देखो हमने क्या किया, सुनो, एक पैथोजन को अनकॉन्शस कर दिया, पार्शियली डी इनएक्टिवेट कर दिया, तो उसमें एंटीजेनिक एंटीजेंस है। एक पैथोजन को हमने किल कर दिया, फिर भी उसमें एंटीजन है, या हमने उसके सिर्फ एंटीजन का इस्तेमाल किया एज ए वैक्सीन, एज ए वैक्सीन। और ये सब हमारे बॉडी में क्या पैदा करता है? मेमोरी सेल। कई बार ऐसे पैथोजन होते हैं, जैसे कि ये एक पैथोजन है, जैसे मान लो दिस इज अ पैथोजन विच इज क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। कौन सा? क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी से क्या होता है? टेटनस। ये है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। और क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी सबको मालूम है क्या होता है? टेटनस। ये है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, और क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी से क्या होता है? टेटनस। ये है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। इस क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी से क्या होता है? टेटनस। अब देखो ये क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी क्या करता है, ये इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता है, और ये जो है ना एक सेक्रेटरी सब्सटेंस रिलीज करता है। इस सेक्रेटरी सब्सटेंस का नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, टिटेनो स्पाज्मिन, जो कि बेसिकली टॉक्सिक है। स्पाज्मिन ये एक टॉक्सिक है। इस टॉक्सिक सब्सटेंस पे स्पेशल स्ट्रक्चर्स होता है जो कि एंटीजन है, जो कि एंटीजन है। तो हम इसको भी तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस टॉक्सिक सब्सटेंस को, इस पूरे टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या करते हैं ना, इसमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देके नॉन टॉक्सिक फॉर्म में चेंज कर देते हैं। क्या? किस फॉर्म में? नॉन टॉक्सिक फॉर्म में। लेकिन इस तरह से चेंज करते हैं कि इसका एंटीजन रिमेन इंटैक्ट। अब इसको हमने ऐसे चेंज कर दिया, इस तरह से, इस तरह से। अब ये टॉक्सिक नहीं है, लेकिन इसमें अभी भी एंटीजेनिक साइड क्या है? इंटैक्ट। तो इसको भी, तो इस तरह के वैक्सीन को हम कहते हैं टॉक्सोआइड। क्या कहते हैं? टॉक्सोआइड। तो देखो हम लोगों ने, प्लीज लिसन, वैक्सीन में हम लोग क्या करते हैं? वीकेंड पैथोजन का इस्तेमाल करते हैं, किल्ड पैथोजन का, सरफेस एंटीजन का, और टॉक्सोआइड का। और जब कभी इसको किसी की बॉडी में एडमिनिस्टर करेंगे तो उसके बॉडी में क्या उसके अगेंस्ट पैदा होगा? मेमोरी बी लिम्फोसाइट एंड मेमोरी थी, क्योंकि एंटीजन के अगेंस्ट पैदा होता है या पैथोजन के अगेंस्ट? एंटीजन। अब एक्चुअल में जब ये पैथोजन आपके बॉडी में घुसेगा तो ऑलरेडी आपके पास क्या होगा? प्री फॉर्म्ड मेमोरीज बी लिम्फोसाइट एंड मेमोरी टी लिम्फोसाइट। तो जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा पहली बार में ही, वो सेकेंडरी होगा या प्राइमरी होगा? सेकेंडरी। अगर कोई, मैं वैक्सीनेटेड हूँ किसी बीमारी के लिए, तो वो पैथोजन एक्चुअल में हमारे बॉडी में अगर घुसा तो जो रिस्पॉन्स होगा वो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा? अगर एक क्वेश्चन इसी तरह से रहे, इफ समवन इज वैक्सीनेटेड फ्रॉम डिजीज एक्स, डिजीज नहीं, पैथोजन एक्स, या डिजीज एक्स भी लिख सकते हो, फॉर डिजीज एक्स, एंड इफ पैथोजन फॉर डिजीज एक्स enter in body of that person, then what happen? Secondary immune response,
IgM प्रोडक्शन, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स IgG प्रोडक्शन, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स IgG प्रोडक्शन, कौन सा होगा? क्वेश्चन समझ में आया? इफ समवन इज वैक्सीनेटेड फॉर डिजीज एक्स, इफ पैथोजन फॉर डिजीज इंटर इन बॉडी ऑफ दैट पर्सन, जो कि वैक्सीनेटेड है, देन व्हाट हैपन? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स IgM प्रोडक्शन, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स IgG प्रोडक्शन, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स IgG प्रोडक्शन, बोथ वन एंड। कौन सा होगा? आंसर विल बी राइट, ठीक है ना, है ना, समझिए ना। तो ये ध्यान रखना होगा। तो वैक्सीनेटेड इंसान अपने आप को बीमारी से कैसे प्रोटेक्ट करता है? बाय प्रोड्यूसिंग विच इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी या सेकेंडरी? और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में डिफरेंस लिखवाया था ना, याद है ना? तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? बहुत ही इंटेंस होता है, लॉन्गर पीरियड तक होता है। आप इसको, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए तो बेहतर है। तो आपसे पूछा जाए कि एक वैक्सीन क्या है, तो वैक्सीन किल्ड पैथोजन हो सकता है, अटेंटुएटेड पैथोजन हो सकता है, सरफेस एंटीजन हो सकता है, टॉक्सॉइड हो सकता है। इन सब में एंटीजन। अब ये सरफेस एंटीजन हम लोग रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के जरिए भी बनाते हैं। द सरफेस एंटीजन मेन थ्रू रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। इसको सब यूनिट वैक्सीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब यूनिट वैक्सीन। सरफेस एंटीजन को हम लोग सब यूनिट वैक्सीन भी कहते हैं। सब यूनिट वैक्सीन, सरफेस एंटीजन को क्या कहते हैं? सब यूनिट वैक्सीन। और मेड थ्रू विच टेक्नोलॉजी? रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। मेड थ्रू रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। मेड थ्रू विच टेक्नोलॉजी? सरफेस एंटीजन को हम लोग सब यूनिट वैक्सीन कहते हैं। और किसके जरिए बनाया जाता है? रिकम्बिनेंट, इन्वॉल्विंग बैक्टीरिया और ईस्ट। फॉर एग्जाम्पल, वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस B made through recombinant DNA technology. Involving ईस्ट। तो आपसे पूछा जाए, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हेपेटाइटिस B के लिए जो वैक्सीन बना उसमें ईस्ट का इस्तेमाल हुआ या बैक्टीरिया का, तो आप कहेंगे दोनों का। हालांकि थ्योरी में देखेंगे एनसीईआरटी है तो सिर्फ ईस्ट लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऊपर में ईस्ट और बैक्टीरिया दोनों लिखा है। तो अगर बोथ ऑप्शन रहे तो ईस्ट और बैक्टीरिया दोनों चूज करेंगे, ठीक है ना। आपसे रहे कि हेपेटाइटिस B के क्वेश्चन रहे इस तरह से, और बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे, वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस B made through recombinant DNA technology, involving recombinant DNA technology involving, और ऑप्शन एक है ईस्ट, बैक्टीरिया। और अगर ऑप्शन सी में बोथ है तो आपको बोथ के लिए जाना है। फोर्थ बच्चे क्या करते हैं, इसमें सिर्फ ईस्ट लगा देते हैं, नहीं, आपको बोथ में जाना है। हाँ, अगर ईस्ट और बैक्टीरिया और यहाँ पे रहे मान लो कोई और चीज़, जैसे कि मान लो यहाँ पे रहे दूसरा कोई प्रोटोजोआ, तब इस केस में आप ईस्ट लगाएंगे, नहीं तो अदरवाइज आपको बोथ लगाना है। समझ रहे हैं बात को? ये नहीं कि बच्चे क्या करते हैं, खाली ईस्ट लगा के आ जाते हैं। क्या लगा के आ जाते हैं? ईस्ट। ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।
ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों में से किसी से भी बनाया जा सकता है। अब बताओ, वैक्सीन दो तरह के होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कन्वेंशनल और मेड थ्रू रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और डीएनए वैक्सीन, दूसरा वैक्सीन भी है, इसको डीएनए वैक्सीन। अब कन्वेंशनल वैक्सीन जो है, किल्ड पैथोजन, अटेंटुएटेड पैथोजन, और टॉक्सॉइड। और इसमें हम कहेंगे सरफेस एंटीजन। इसमें नहीं, बल्कि ये गलत बात हो जाएगा, आप इसमें कहेंगे सरफेस एंटीजन। अब बताओ कौन सा वैक्सीन बढ़िया रहे? ये तो अभी अंदर क्लिनिकल ट्रायल है, ये तो अभी इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, नॉट इन यूज, अभी अंदर क्लिनिकल ट्रायल है, अभी इस्तेमाल में नहीं है, अभी इस्तेमाल में ये नहीं है। तो विच इज बेटर वैक्सीन? सरफेस एंटीजन या ये? क्यों? वाई सरफेस एंटीजन इज बेटर वैक्सीन? बताओ, वाई सरफेस एंटीजन इज बेटर वैक्सीन? क्योंकि देखो, अभी मैं तुम लोग को एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी एक 15-20 दिन पहले हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था और उसमें बताया गया दुनिया में 21 लोगों को अब तक, जब से पोलियो का वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाया गया है, 21 लोगों को वैक्सीन की वजह से बीमारी हो गई है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन में क्या होता है? अटेंटुएटेड पैथोजन, और कभी कभी वो जाके बॉडी के अंदर मजबूत बन गया तो बीमारी ही कर देता है। तो इसमें क्या है ना, इसमें बीमारी होने के चांसेस या डिजीज के सिम्टम होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन उसमें तो कुछ भी नहीं होगा ना। तो दैट इज द सेफेस्ट वैक्सीन। तो वैक्सीन प्रोड्यूस थ्रू रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज द, लिख लो, वैक्सीन प्रोड्यूस थ्रू रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड सेफेस्ट। वैक्सीन प्रोड्यूस थ्रू द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, vaccine produced through the recombinant DNA technology is most effective and safest. Vaccine produced through recombinant DNA technology, vaccine produced through recombinant DNA technology is most effective and safest। सबसे सेफ वैक्सीन प्रोड्यूस थ्रू रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज मोस्ट इफेक्टिव एंड सेफेस्ट, सबसे सेफ होता है। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो, हम लोग बात कर रहे थे इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन का मतलब क्या है? इनमें से कोई सा भी आप बॉडी के अंदर घुसेड़ दो, दैट इज द वैक्सीनेशन। और इसको घुसेड़ने के बाद आपके बॉडी में क्या इम्यून रिस्पॉन्स, इन दोनों को कंबाइनली आप जब डिस्कस करोगे तो उसको क्या कहेंगे? इम्यूनाइजेशन। या इम्यूनाइजेशन में एक और चीज़ होता है, इम्यूनाइजेशन दो तरह का होता है। ये लिख लिया ना, ये लिख लिया ना, हो गया सबका? तो इम्यूनाइजेशन क्या होता है? देखो, इम्यूनाइजेशन दो तरह का होता है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन और दूसरा पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब एक्टिव इम्यूनाइजेशन में हम क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन प्लस पोस्ट वैक्सीनेशन इफेक्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन प्लस पोस्ट वैक्सीनेशन इफेक्ट। पोस्ट वैक्सीनेशन, इस पूरे को कंबाइनली हम क्या कहते हैं? इम्यूनाइजेशन। अब जब चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास, आप डॉक्टर के पास क्लिनिक में जाओगे तो जगह जगह लिखा रहेगा कि यहाँ इम्यूनाइजेशन किया जाता है, वैक्सीनेशन नहीं लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? इम्यूनाइजेशन। खाली वैक्सीन नहीं घुसेड़ना है, बल्कि वैक्सीन घुसाने के बाद बच्चा को बुखार भी हो जाता है, जुकाम भी होता है, डायरिया भी होता है, डिसेंट्री हो जाता है,
सर दर्द करने लगता है, बहुत चिल्लाता बहुत है, तो वो क्या है, पोस्ट वैक्सीनेशन इफेक्ट। तो उस पूरे को स्टडी किया जाता है, पूरे का इलाज किया जाता है। समझ गए बात को। और पैसिव इम्यूनाइजेशन का मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी एंड पोस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी एंड इट्स इफेक्ट, उस एंटीबॉडी का जो भी इफेक्ट होगा, जो भी। तो ये बेसिकली पैसिव इम्यूनिटी है। ये कौन सी इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी है। ये कौन सी इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया बात। तो ये बात आपके बुक में है, खुल जा। देखो, the principle of immunization or vaccination based on property of memory of the in vaccination or preparation of antigenic protein of pathogen or inactivated or weakened pathogen, preparation of protein of pathogen, antigenic protein of pathogen मतलब कि surface antigen, inactivated weakened pathogen or killed pathogen, introducing the antibody produced in the body against these antigen would neutralize the agent during the actual infection। ठीक है ना। द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी बी एंड क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपर्ट टू ओवरवेम द इन्वेडर विद अ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। सब बात समझ में आ रहा होगा। इफ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज इन टेटनस, वी नीड टू डायरेक्टली इन्फेक्ट द प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज एंड even in case the injection which given the patient contain preformed antibody and such type of immunization is known as पैसिव इम्यूनाइजेशन। समझ में आ गया। अब देखो, रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी अलाउज प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड इन बैक्टीरिया और इस वैक्सीन प्रोड्यूस्ड यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ हेंस ग्रेटर एबिलिटी ऑफ इम्यूनाइजेशन, दैट इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस थ्रू फ्रॉम ईस्ट और बैक्टीरिया दोनों। समझ गया। कोई दिक्कत इसमें। अब देखो एक क्वेश्चन, देखो ये कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। देखो वैक्सीन को हम लोग फर्स्ट जनरेशन, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बस थोड़ा सा बताऊंगा, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। बेस ये दोनों कन्वेंशनल वैक्सीन के लिए इस्तेमाल होता है, फर्स्ट और सेकेंड। किसके लिए, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब क्या हो गया, वीकेंड पैथोजन, किल्ड पैथोजन, टॉक्सोआइड। और थर्ड जनरेशन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए जो वैक्सीन पैदा होता है। बस जैसे कि हेपेटाइटिस बी के लिए जो वैक्सीन पैदा हुआ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए, उसको कौन सा कहते हैं, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। मतलब पहला जनरेशन जो सबसे पहले बना, दूसरा जनरेशन उसके बाद बना, तीसरा जनरेशन जो और बाद में बना। और डीएनए वैक्सीन को क्या कहते हैं, फोर्थ जनरेशन वैक्सीन। तो डीएनए वैक्सीन का कंसेप्ट मालूम है क्या है। एक जगह एमसीक्यू में आपके शायद क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज डीएनए वैक्सीन। कहीं ना कहीं शायद इसी चैप्टर में पूछा है क्वेश्चन में कि डीएनए वैक्सीन क्या होता है, क्या होता है कंसेप्ट बिहाइंड डीएनए वैक्सीन, किस अप्रोच पे काम करता है डीएनए वैक्सीन। बोलो डीएनए वैक्सीन किस अप्रोच पे काम करता है, हाँ बोलो। उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, इसमें क्वेश्चन देखो तो तुम्हारे बुक में है क्वेश्चन आंसर, तो देखो तो उसमें डीएनए वैक्सीन का नाम पूछा है, देखना तो। डीएनए वैक्सीन ओल्ड एनसीईआरटी कहाँ गया है, क्वेश्चन में देखो ना, लास्ट में होगा, है डीएनए वैक्सीन के बारे में पूछा, या उसमें एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में पूछा है, या यहीं पूछा है डीएनए वैक्सीन, दोनों में से किसी कहीं पे पूछा गया है। हाँ, डीएनए क्या मतलब होता है बताओ। वो भी करा अपने टीचर से ही, नहीं करा इंटरनेट से, बेवकूफ़ इंसान, इंटरनेट से करना चाहिए सब कुछ टीचर से। हाँ, क्या होता है कंसेप्ट डीएनए वैक्सीन का। इस क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिस्कस विथ योर शिक्षक व्हाट द जो सुटेबल जीन मीन्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ डीएनए। क्या मतलब है इस क्वेश्चन समझाओ तब मैं आंसर समझाऊंगा। तुम लोग क्वेश्चन समझाओ, मैं आंसर समझाऊंगा। मैं आंसर नहीं समझाऊंगा, मैं आंसर समझाऊंगा, तुम लोग क्वेश्चन समझाना है। हाँ भाई, एनीवन
इसका क्वेश्चन आ सकता है, आया भी हुआ है पहले भी। सुटेबल जीन इसमें टर्म इस्तेमाल कर रहा है, और वो सुटेबल जीन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज ए डीएनए वैक्सीन। तुम्हारे चेहरे पे क्या हो गया भाई? एनाबोलिक स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट मालूम है? मेल में नहीं रे, फीमेल में। और किस में? एडोलिसेंट में। तुम एडोलिसेंट से तो ऊपर के हो गए हो, 19 साल है ना एज, तो जब तुम तो एडोलिसेंट से ऊपर हो गए हो, फिर क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है इंटरनल फिजियोलॉजी में? देखो आप एनसीईआरटी की बुक में लिखो, देखो लिखा हुआ है एडोलिसेंट में मेल और फीमेल दोनों में एक नहीं होता है, और एडल्ट स्टेज में सिर्फ फीमेल में एक नहीं होता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हालांकि मेल में भी होता है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से तुम अगेंस्ट द एनसीईआरटी हो। हम्म। अच्छा, उसी का इफेक्ट है अभी। अच्छा, उसी का देखो, ये अपने आप को सेव कर रहा है। हाँ, बदमाशी बहुत करते हो ना? क्या नाम है? तुम क्लास कभी कभी आते हो या वंस अपॉन अ टाइम इन क्लास, या आज पहली बार आया हो? मुझे तो पहली बार दिखे हो यार। अच्छा, थोड़ा क्यों पीछे बैठे हो, और पीछे बैठे हो तो मुझको नहीं। हाँ ठीक है। हाँ, तो देखो, एकने एनाबोलिक स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट है किसमें? एडोलिसेंट में, मेल और फीमेल दोनों में। और एडल्ट स्टेज में मतलब 18 साल के बाद ओनली इन फीमेल, जो एनसीईआरटी में लिखा है। हालांकि मेल में भी होता है, तो इट इज ही इज अगेंस्ट द एनसीईआरटी। कौन? राघव चड्ढा जी। हाँ, राघव चड्ढा का नाम सुना है ना? एक आम आदमी पार्टी का पॉलिटिशियन, परिणीति चोपड़ा से शादी किया है रे। हाँ, राजनीति से परिणीति कर लिया उसने। हाँ, देखो, उतना फेमस नहीं हुआ जितना वो एज ए पॉलिटिशियन, बस उससे शादी करने के बाद बहुत फेमस हो गया। देखो, क्वेश्चन क्या है कि डीएनए वैक्सीन में, किसमें? डीएनए वैक्सीन के कंटेक्स्ट में सुटेबल जीन का मतलब व्हाट इज डीएनए वैक्सीन? देखो, तो क्या है ना, इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च चला, अगर ये कामयाब हो गया ना तो मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। देखो, ये मान लो एक पैथोजन है, कोई सा भी हाइपोथेटिकली, ये उसका न्यूक्लियाई है। उस न्यूक्लियाई में ये एक डीएनए है, इस डीएनए में ये जीन है, इस जीन से यहाँ पे सरफेस एंटीजन ये बना। कोई दिक्कत? अब ये जब आपके बॉडी में घुसता है तो आपके बॉडी में मेमोरी सेल किसकी वजह से बनेगा रे? इसी की वजह से ना बनेगा, इसी की वजह से बनेगा ना। अब हमने क्या किया, लेबोरेटरी में इसको काट लिया यहाँ से और यहाँ से, या लेबोरेटरी में ये जीन सिंथेसाइज कर लिया, ये हो गया सुटेबल जीन। लेबोरेटरी में इस जीन को सिंथेसाइज कर लिया। कहाँ सिंथेसाइज किया? या यहाँ से इसको काट के निकाल लिया। तो ये पैथोजन स्पेसिफिक जीन है जो कि ये एंटीजन बनाता है। अब उसको हमने इंसान के बॉडी में ओरली एडमिनिस्टर कर दिया या इंजेक्शन, और इसको एडमिनिस्टर किया तो इस तरह से एडमिनिस्टर, इसमें इस तरह से चेंजेस कर दिया कि ये सीधे सेल में घुस जाए इंसान के। कहाँ घुस जाए? और सेल में नहीं घुसे, नहीं, सेल के अंदर न्यूक्लियस में घुस के उसके क्रोमोसोम के साथ जाके इंटीग्रेट कर जाए। और जब इंटीग्रेट कर जाएगा तो इंसान के सेल पे ये एंटीजन बनने लगेगा कि नहीं? और जब ये एंटीजन इंसान के सेल पे बनेगा तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी पैदा होगा कि नहीं इंसान में? मेमोरी सेल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं? अब एक्चुअल में वो पैथोजन जब घुसेगा तो उस पैथोजन की वो श्रीलंका नहीं लगा देगा? लगा देगा कि नहीं? गॉट द पॉइंट ना? तो इसी पे चल रहा है। लेकिन उसमें साथ साथ ये भी कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, फिर तब तो सर इंसान का सेल भी डैमेज हो जाएगा। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस एंटीजन में कुछ ऐसे चेंजेस कर देते हैं कि जिसकी वजह से ये एंटीजन से जो एंटीबॉडी पैदा हुआ ना, वो उसके साथ ये इंटरेक्ट नहीं करे। सिर्फ एंटीबॉडी पैदा कराए, इंटरेक्ट नहीं करे, इसलिए इंसान का सेल डैमेज नहीं होता। तो सुटेबल जीन का मतलब समझ में आया? ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाएगा? पैथोजन से या इंसान से? पैथोजन से। और इसको डीएनए वैक्सीन के फॉर्म में एडमिनिस्टर किया जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि डीएनए वैक्सीन में सुटेबल जीन का मतलब क्या है? इन डीएनए वैक्सीन द मीनिंग ऑफ सुटेबल जीन।
ऑब्टेन फ्रॉम पैथोजन responsible for making antigen. एंटीजन। तो ये आपको क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछ जाए कि व्हाट इज द, डायरेक्ट नीट में अगर क्वेश्चन आ जाए कि वहां पे नहीं लगेगा डिस्कस विथ योर एग्जामिनर या इनविजिलेटर व्हाट द सुटेबल जीन मींस इन कंडक्ट ऑफ डीएनए वैक्सीन, ऐसा नहीं रहेगा। वहां पे ये मत सोचिए कि वहां पर रहेगा कि डिस्कस विथ योर इनविजिलेटर व्हाट द सुटेबल जीन, वहां पे सीधे रहेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुटेबल जीन इन कंटेक्स्ट ऑफ डीएनए वैक्सीन, और उसमें 4 ऑप्शन दे रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन ये होगा। समझ गए बात को कि ये कहाँ से ऑप्शन किया जाएगा, पैथोजन से कि इंसान से, पैथोजन से। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद। देखो ये देखो हम लोगों ने इम्यूनोलॉजी में जितनी ज़रूरत है वो बेसिक सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। अब 2 टॉपिक है, एक एलर्जी है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, बाकी सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है ना। एलर्जी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो अब हम लोग डिसऑर्डर ऑफ, ये आप लोग अब पढ़ना, हर चीज़ समझ में आ जाएगा, इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो हमने बताया नहीं है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी हैं, ये वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम। ए भाई, आपके पास बॉडी में कौन कौन से सिस्टम है? तो नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ब्रीडिंग सिस्टम है, वैसे ही इम्यून सिस्टम है। बाकी सारे सिस्टम में बीमारी होता है, वैसे ही इम्यून सिस्टम में भी बीमारी होता है कि नहीं? सारे सिस्टम बीमारी, तो वैसे ही कौन सा सिस्टम बीमारी होगा? इम्यून सिस्टम में। तो डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम, क्या डिसऑर्डर होगा? तो इम्यून सिस्टम में बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं जिसको हम लोग ब्रॉडली 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। डेफिशिएंसी और लेस फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। और दूसरा हाइपर फंक्शनिंग और माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। मतलब जरूरत से ज्यादा या एबनॉर्मल। माल फंक्शनिंग का मतलब एबनॉर्मल फंक्शनिंग। और डेफिशिएंसी का और लेस फंक्शनिंग, इसमें कौन सा बीमारी होगा? तो इसमें होता है एस्किट्स, इसमें होता है एड्स। एस्किट्स तो पढ़ ही रखे हैं आप लोग, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डिजीज और सिंड्रोम में डिफरेंस मालूम है ना? क्या मतलब डिफरेंस होता है बताइए? ग्रुप ऑफ, यार टाइफाइड में 6 सिम्टम है, न्यूमोनिया में भी 6 सिम्टम है, तो सिंड्रोम क्यों नहीं है? ग्रुप ऑफ सिम्टम थोड़े भाई। आपके टाइफाइड में 6 सिम्टम है कि नहीं? कॉमन कोल्ड में भी कई सारे सिम्टम है, टायर्डनेस भी होता है, रनिंग नोज भी होता है, ठीक है ना, कफ भी होता है, तो ग्रुप तो सिंड्रोम हो गया वो, तो ग्रुप ऑफ सिम्टम। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन सिम्टम एंड सिंड्रोम देखो आपके बुक में लिखा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एस्किट्स एंड एड्स, ये दोनों क्या है? लेस फंक्शनिंग इम्यून सिस्टम करता है। इसको हम कहते हैं प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसको कहते हैं सेकेंडरी इम्यूनो। प्राइमरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं मालूम है या जेनेटिक कॉज है। जो भी बीमारी जेनेटिक कॉज से या एग्जैक्ट कॉज जिसका नहीं मालूम है उसको कहते हैं प्राइमरी, और जो इन्फेक्शियस होता है और जिसका एग्जैक्ट कॉज मालूम है उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी। तो ये है प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर और ये है सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर और ये है सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी
डिसऑर्डर, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों को देखो, अब आप लोगों को पढ़ना नहीं, मैं नाम खाली बोल रहा हूँ। इसके अंदर होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, वो सब आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसके अंदर हम लोग दो डिजीज पढ़ेंगे, एलर्जी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और ये चारों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिसमें से एक ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है। किसके बारे में? एस्किड्स के बारे में। एस्किड्स में कौन सा एंजाइम की कमी हो जाती है रे? एडीए। एडीए का सोर्स कौन सा सेल है? कौन सा? लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना। याद रखना होगा बेटा, कैसे काम चलेगा। और एड्स में एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब होता है बीमार, ऐसा कंडीशन जिसमें बहुत सारी बीमारियां, मुझे टाइफाइड भी हो गया, न्यूमोनिया भी हो गया, फाइलेरिया भी हो गया एक साइड, तो मुझे क्या हो गया? सिंड्रोम। ग्रुप ऑफ सिम्टम नहीं, ग्रुप ऑफ डिजीजेज व्हेन अकर साइमल्टेनियसली इट इज नोन एज सिंड्रोम। व्हेन ग्रुप ऑफ डिजीज अकर साइमल्टेनियसली, किसी को जैसे जुकाम हुआ तो ठीक है, जुकाम है खाली, अब जुकाम के साथ साथ उसको इन्फ्लुएंजा भी हो जाए, मिजल्स भी हो जाए, चिकन पॉक्स भी हो जाए, कोल्डा भी हो जाए, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे? सिंड्रोम। व्हेन ग्रुप ऑफ सिम्टम्स अकर साइमल्टेनियसली इट इज नोन एज सिंड्रोम। तो ये दोनों सिंड्रोम है। और क्यों सिंड्रोम है? जब इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था, जो पैथोजन घुस रहा है सब बीमारी करा दे रहा है, या कम काम कर रहा है, तो इसलिए ये दोनों सिंड्रोम है। अब इन दोनों में पहले हम लोग को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहले आप लोग मुझे, आप में से कौन है जो खड़े होके खुद से सिर्फ 5 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के नाम बताएगा या बताएगी? कौन? आप लोगों को टोटल 12 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के नाम याद रखने हैं। कितने? 12। उनमें से क्वेश्चन आते हैं, विच अमाउंट ऑफ फॉलोइंग इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, विच इज नॉट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, व्हाट हैपन इन दिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, व्हाट नॉट हैपन इन दिस ऑटो इम्यून। देखो, आपके बुक में भी 4-5 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के नाम हैं। हाँ, कौन बताएंगे? हु विल टेल मी द नेम ऑफ एटलीस्ट 5? मिताली खड़ी हो जाए, बताओ। खाली पैसा लेने के चक्कर में लगी रहती है। हाँ बताओ, अपना स्कूटी तोड़वा ली भैंस से और कर ये सर कोचिंग वाले पैसा दें। भैंस तोड़ी थी कि गाय? अच्छा, क्या मैम नहीं देखा? हाँ बताओ। नहीं बताओगे तो सब पैसा वापस ले लेंगे, हम बता दे रहे हैं। हाँ, माइस्थेनिया ग्रेविस या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी? अच्छा, माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हाँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। नहीं, अब डायबिटीज़ वाला नहीं चलेगा, क्योंकि टाइप 2 ने गलत बोल दिया, मतलब टाइप 1 नहीं चलेगा। हाँ, अब बोलो, टाइप 1 होता है, कोई और बोलो। 12 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपको नाम याद है। चलो बैठ जाओ। अदनान, तुम बहुत अभी खा पी के आए हो अपने अब्बा अम्मा के पास से। हाँ चलो खड़े हो जाओ, बताओ 7 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के नाम बताओ। ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। हाशिमोटोस डिजीज, ठीक है, ठीक, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हाँ ठीक है। 5, 7 तुमको बताने हैं। है बैठो, तुम बहुत हंस रही है, तुम खड़ी होकर बताओ। 9, तुम्हें 9 बताने हैं। हाँ खड़ी हो जाओ, खड़ी, हाँ तुम्हें को करना है। 9 बताओ, 9 ऑटो, खड़ी हो जाओ, खड़ी, जल्दी खड़ी हो जाओ। 9 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के नाम बताओ। हाँ, हैं? तो क्या हंस रही है रे उस पर? बेचारा वो 5 तो कम से कम बता रहा है ना, किसी में हंसना नहीं चाहिए, गलत बात ना है। बैठो। देखो भाई, सुनो, देखो आपको, लेकिन एक बात मैं बताऊं, आप लोग ड्रॉपर हो, आप लोगों को ये सब एकदम टिप्स से होना चाहिए, इसमें ये नहीं, देखो। और ऐसे भी यही आपका एक सब्जेक्ट है जो, जिसका एक्सटेंशन आपको आगे पढ़ना है। और ऐसे भी अभी जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी में 90% चीज़ें आपके टिप्स में होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में मैं हमेशा कहता हूँ, देखो अब तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट हटा ही दिया है, तो लास्ट मोमेंट में आपको सबसे ज़्यादा रिवीजन की जरूरत पड़ेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है इनऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि बायो, देखो अगर आपने सीक्वेंशियली, बायो बहुत ज़्यादा याद करने का नहीं है, सिस्टेमेटिकली और सीक्वेंशियली पढ़ लेंगे तो आपको मैक्सिमम चीज़ें याद रहेंगी। तो लास्ट मोमेंट में बायो को कम पढ़ना है, जब लास्ट के 1 हफ्ता बचे तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है? ऑर्गेनिक एंड केमिस्ट्री एंड थोड़ा सा इनऑर्गेनिक। फिजिक्स भी नहीं ज़्यादा करना उस वक्त,
वो सिर्फ फिजिक्स का फॉर्मूला देखना है, बायो को सिर्फ पेज पलटना है कि हाँ ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो वो कब पॉसिबल है? जब आप अभी प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़ाई करेंगे। तो जैसे अब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो 12 के 12 आपके टिप्स में होने चाहिए। ये नहीं कि इसमें इफ एंड बट नहीं कि 4 बता के, 3 बता के, 5 बता के काम को चल जाए, क्योंकि आपको उस वक्त याद नहीं करना। उस वक्त मैं कुछ चीज़ें 5 से 10% आपकी बची हुई होनी चाहिए कि लास्ट मोमेंट के लिए। आप लोग क्या करते हैं, 90% लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ देते हैं। नहीं, ये गलती नहीं करना है। आपको 90% अभी होना चाहिए, एकदम टिप्स में होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ अधूरी आधी बातें, ये सब कुछ नहीं। तभी आप जो है ना पेपर अभी भी आसानी आएगा। और शायद सुना है हमने सेक्शन बी हटा दिया, क्या ये कंफर्म न्यूज है क्या? नहीं, इसमें भी शायद सुनना है मैं आ रहा है कि हटा दिया है। शायद एनटीए का कुछ आया भी है, वो भी आया, सैंपल पेपर आया है ना, देखो कि नहीं? मैं भेजता हूँ तुम लोग ग्रुप, सैंपल पेपर आया है एनटीए का। तुम लोग देख के बताना, मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। सैंपल पेपर आया है एनटीए वालों का। हाँ मैं भेज रहा हूँ, तुम लोग ग्रुप पे भेज रहा हूँ। देखो बॉयज़ में भी भेजा है, अभी गर्ल्स में भेज रहा हूँ। देखो तुम लोग देखो और बताओ कि क्या है इसमें, कैसा है, हमको नहीं समझ में आया। देखो अब हम लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता क्या है पहले बाद में, पहले 12 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिनके नाम पूछे जाते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो पहले मैं एनसीईआरटी में जो जो नाम है वो लिख रहा हूँ। एनसीईआरटी में है एडिसन्स डिजीज, हालांकि इसको सिंड्रोम भी कहते हैं, लेकिन आपके बुक में एनसीईआरटी में डिजीज लिखा है। दूसरा माइस्थेनिया ग्रेविस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सब एनसीईआरटी में है। ग्रेव्स डिजीज, तो ये हो गया 1 2 3 4। और कोई एनसीईआरटी में ऑटो इम्यून में दिया है इनके अलावा नाम? ऑटो, ये चारों ऑटो इम्यून जो कि एनसीईआरटी में भी ये नाम है, इसके अलावा कोई? तो देखो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, मतलब टाइप 1 के बारे में बताया है कि होता क्या है, ये नहीं बताया कि ये ऑटो इम्यून होता है। और एक जो है ना आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, केमिस्ट्री में उसका सिर्फ नाम दिया है, लेकिन उसमें कई बार क्वेश्चन नीट में और एआईपीएमटी में आया है, टाइप 1। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, परनीशियस एनीमिया, इस पर कई बार क्वेश्चन आया है, परनीशियस एनीमिया। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और बोलो। चलो ये वीटी लिगो के पीछे पड़ा है, लिख लो वीटी लिगो सोरियासिस। और बोलो, और बोलो। हाशिमोटोज डिजीजिया सिंड्रोम, डिजीजी लिख लो, हाशिम भाई को हुआ था। और बोलो, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस, एसएलई। एक और बच गया, कौन सा? ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया है इसमें सेक्शन बी। तो ये नीट एनटीए के साइट पे आया है, ठीक है ना? तो इसको अब है तो इसका मतलब रहेगा शायद, बाद में आगे चेंज करते हो अलग बात है, लेकिन ये एनटीए के साइट पे है, ऑटो इम्यून
हीमोलाइटिक एनीमिया। देखो तो ये जो है ना कुछ ये कॉमन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है ना। उसमें हम लोगों को थोड़े थोड़े पॉइंट जानने हैं, सबके बारे में अगर जान लो तो बेहतर है, लेकिन एटलीस्ट इसके बारे में जानना है, ये तो हमारे बुक में दिया है, इसके बारे में भी जानना है, ये इसके बारे में नहीं, लेकिन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है, बता देते हैं सबके बारे में। देखो पहले तो आपसे पूछा था विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच इज नॉट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो आपको ये 12 नाम इन्हीं में से घुमा फिरा के आता है, इन्हीं में से घुमा फिरा के आता है, ठीक है ना। ये ऑटो इम्यून तो आपको याद रहेगा तभी तो कर पाएंगे ना। ऐसा नहीं कि ऑटो इम्यून 12 ही होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बहुत सारे होते हैं। अब ये बताओ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सारे एनिमल्स में होगा या सिर्फ हायर वर्टिब्रेट्स में? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अकर ओनली इन है, बिकॉज यहीं पे सेल्फ और नॉन सेल्फ का कंसेप्ट लागू होता है। तो ये बात भी याद रखना है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अकर ओनली इन हायर वर्टिब्रेट्स। ओनली इन हायर वर्टिब्रेट्स, सिर्फ और सिर्फ हायर वर्टिब्रेट्स में होता है। बिकॉज क्या रीजन है? हायर वर्टिब्रेट्स डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, बाकी सब नहीं करता है। Have ability to differentiate between self and नॉन सेल्फ, ये ध्यान रखना होगा, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ठीक है। अब देखो तो किसी को क्यों होता है? भाई मुझे तो कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन आपके कोचिंग में ही ऐसे बच्चे हैं जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एक बच्चा है आपके कोचिंग में, लड़की है जिसको है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। लास्ट ईयर एक बच्ची थी उसको था रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है ना। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सबको तो नहीं होता है, लेकिन होता है, नॉट वेरी कॉमन बट नॉट ऑल्सो वेरी रेयर, होता रहता है। सोरियासिस बहुत कॉमनली होता है, बहुत मेल और फीमेल सबको होता है सोरियासिस, स्किन का डिसऑर्डर है। विटिलिगो भी होता रहता है, ये बहुत कॉमन है। तो क्यों, सवाल ये पैदा होता है कि क्यों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वाई, व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? क्या कॉज है? क्यों मुझे नहीं है किसी को हो जाता है, किसी को नहीं है मुझे हो गया, क्यों? हाँ तो कोई इन्फेक्शन बाहर से आता नहीं है, क्या इन्फेक्शियस है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? नहीं, तो क्यों होता है? दो कॉज है, देखो कौन कौन सा। एक तो हमारा लिम्फोसाइट कभी कभी ये बात भूल जाता है कि कौन अपना है कौन बेगाना है, मतलब फॉरगेट द एबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। एक तो ये कॉज होता है। दूसरा क्या होता है? लेस फंक्शनिंग ऑफ सप्रेसर टी सेल। जब सप्रेसर टी सेल और रेगुलेटर टी सेल जब कम फंक्शनिंग करता है ना, तो हमारा जो लिम्फोसाइट्स है बी एंड टी लिम्फोसाइट हाइपर फंक्शन होता है, सुपर फंक्शनिंग। और सुपर फंक्शनिंग होने की वजह से क्या होता है, वो फॉरेन सेल के साथ साथ अपने सेल को भी डैमेज करने लगता है। समझ गए बात को? तो दो रीजन है। क्या है? तो आपसे पूछा जाता है कि कॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कॉज। तो नंबर वन, forget the difference between self and नॉन सेल्फ, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। और दूसरा लेस फंक्शनिंग ऑफ रेगुलेटर या
सप्रेसर सेल। लेस फंक्शनिंग ऑफ, जनरली दोनों का कंबाइन इफेक्ट होता है, रेगुलेटर और सप्रेसर सेल। जब ये लेस फंक्शनिंग करेगा तो क्या होगा, हमारा बी और टी सुपर एक्टिव हो जाता है और क्या करता है, अपने ही सेल को डैमेज कर लेता है। तो ये दोनों फंक्शन है। अब देखो एनसीईआरटी के बुक में आपके क्या लिखता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो बहुत थोड़ा सा लिखा है, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मेमोरी बेस्ड या एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मेमोरी बेस्ड इज अदर नेम फॉर एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी evolve in higher proteins based on ability to differentiate foreign organism from self cells. We still do not understand the basis of this. लेकिन अभी भी हम लोगों को ये मालूम नहीं है कि ऐसा क्यों करता है हायर protein। उनके पास ऐसा क्या मैकेनिज्म है जिसके जरिए वो सेल्फ सेल को फॉरेन सेल से डिफरेंशिएट कर लेता है। एग्जैक्ट उसका मैकेनिज्म हमें मालूम नहीं है, बस करता है ये बात है मालूम है, लेकिन कैसे करता है, क्यों करता है, ये नहीं मालूम है। कैसे मतलब हाउ, और क्यों मतलब नहीं वाई। तो क्यों तो है, क्यों का मतलब क्या है कि वो इम्यूनिटी उसमें ज़्यादा डेवलप होता है, हाउ नहीं पता है। बेसिस ऑफ दिस का मतलब हाउ, आपने इकोलॉजी में पढ़ा ना, हाउ एंड वाई। तो हाउ नहीं पता है, वाई पता है, सिग्निफिकेंस पता है। इससे हायर वर्टिब्रेट्स में बेटर इम्यूनिटी होता है या लोअर वर्टिब्रेट्स में, हायर वर्टिब्रेट्स में। सिग्निफिकेंस मालूम है लेकिन मैकेनिज्म नहीं मालूम है। तो यही लिखा है, वाइल वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिस। लेकिन इसके बारे में दो तरह की बातें कही जाती हैं। इसके बारे में क्या कही जाती हैं, टू कोरोलारी, दो तरह की बातें ऑफ दिस एबिलिटी हैव टू अंडरस्टैंड। एक क्या कहता है कि हायर वर्टिब्रेट कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन सेल एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेल बाय देयर बी एंड टी लिम्फोसाइट, मोस्ट ऑफ देम। अब देखो आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन देखो बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी मेनली डील विथ, क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक ये आया नहीं है तो हम इसको कह सकते हैं अनएक्सप्लोर्ड क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी क्या होता है अभी बताता हूं, डील्स विथ मेनली डील्स विथ, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बात है और अगर कभी टीचर की नज़र इस पर पड़ गई तो ये पूछ सकता है। अभी तक ये आया नहीं है। और रहे पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी, देखो अभी तो इसका आंसर तुम लोग बहुत हंसते खेलते दे दोगे, बोथ बी एंड सी। क्या होगा, बोथ बी एंड सी, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन नीट के एग्जाम में जब बैठोगे ना तो एक्टिव एक्वायर्ड और मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ही कंफ्यूज कर जाओगे। ये दोनों एक ही चीज़ है कि दो चीज़ें हैं, एक ही चीज़ है। तो ये बात आपको बहुत ध्यान से जब भी पढ़ो ना तो सिर्फ पढ़ो मत, उसको सोचो। ठीक है ना। तो ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी किससे डील करता है, यही इसी पे एक्सपेरिमेंटल, जिस पे रिसर्च चल रहा है। क्या चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। क्या कि हायर वर्टिब्रेट जो है ना सेल्फ से नॉन सेल्फ को डिफ्रेंशिएट करता है और ये इट्स ए पार्ट ऑफ एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो या इसके लिए दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का हूबहू दे सकता है, बिट हाउ, इसमें ये भी लिख सकता है ऑप्शन, हाउ बी एंड टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो भी आंसर वही होगा, मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहेगा। तो आप भी लिख लो नॉन सेल्फ, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन दे सकता है, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो मैक्सिमम, तो हमने क्या देखा कि हायर वर्टिब्रेट सेल्फ को नॉन सेल्फ से डिफ्रेंशिएट करता है। उसके लिए दो कोरोलरी है, एक कि हायर वर्टिब्रेट के पास ये एबिलिटी है जिसके लिए वो सेल्फ और फॉरेन ऑर्गन को डिफ्रेंशिएट करता है। दूसरा कहता है कि हायर वर्टिब्रेट्स में जेनेटिक रीजन या किसी और रीजन से क्या होता है, वो अपने ही
सेल्स पे डैमेज करने लगता है और उसकी वजह से जो डिसऑर्डर होता है उसको क्या कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कॉज ऑफ ऑटो इम्यून, तो आपने क्या कहा था, क्या देखा था, हमने लिखवाया था ना, क्या लिखवाया था, फॉरगेट द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, और दूसरा लेस फंक्शनिंग। अब इन दोनों के पीछे क्या है, तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन या रीजन। देखो जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, जेनेटिक रीजन है। जेनेटिक डिसऑर्डर और जेनेटिक रीजन दोनों दो चीज होता है। देखो बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या लिख रहा है, ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर रीजन, जेनेटिक रीजन। देखो जेनेटिक डिसऑर्डर और जेनेटिक रीजन में डिफरेंस मालूम है, क्या डिफरेंस है बताओ। जेनेटिक रीजन और अननोन रीजन, अननोन रीजन दोनों में, जेनेटिक रीजन और जेनेटिक डिसऑर्डर ये दोनों अलग टर्म है। जेनेटिक रीजन का मतलब समझते हो, एनीवन, इट इज नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर, नेवर से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक रीजन का मतलब क्या है, देखो जैसे मेरे अम्मा को गैस्ट्राइटिस था, मुझे भी गैस्ट्राइटिस हो गया था, मेरे बच्चे में भी गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस है। क्या गैस्ट्राइटिस जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन जेनेटिक रीजन है। अगर आपके पेरेंट्स को कोई भी बीमारी बार बार हो रही है, आपके नाना को, दादा को, नानी को, दादी को, खाला को, फूफू को कोई भी बीमारी हो रही है, वो बीमारी आप में होने के चांसेस हैं। दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन या जेनेटिक रीजन। लेकिन ये इनहेरिटेड नहीं होता। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है, इनहेरिटेड होता है, और ये इनहेरिट नहीं करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर एज पे आके हो सकता है कि आपको वो बीमारी, मतलब पेरेंट्स को कोई बीमारी है और वो आपके बच्चों में अगर वो बीमारी हो जाता है विदाउट इनहेरिटेंस, तो उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक रीजन। समझ में आया, पेरेंट्स को कोई बीमारी है या फिर किसी बहुत ब्लड रिलेटिव को कोई बीमारी है, और जैसे कैंसर है, कैंसर के भी जेनेटिक रीजन हो सकते हैं, बट इट इज नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर। जैसे मान लो आपके पेरेंट्स को लंग कैंसर है, तो आपको भी लंग कैंसर होने के चांसेस हैं। आपके मदर को ब्रेस्ट कैंसर है, तो आपको भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेज हैं, लेकिन वो इनहेरिट नहीं करता है मदर से बच्चे में, फादर से बच्चे में, तो उसको क्या कहेंगे, जेनेटिक रीजन। तो वैसे ही अगर किसी के पेरेंट्स को या रिलेटिव्स को, दूर के भी रिलेटिव्स को है, तो होने के चांस है, लेकिन इनहेरिट नहीं करता है। तो कहोगे फिर क्या मतलब है सर, कैसे, तो होता क्या है, मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। जीन्स जो होता है ना, उन जीन्स में वो साइलेंटली वो जो बीमारी है ना, उसके लिए थोड़ा सा एक्सप्रेशन एक पार्टिकुलर एज में, एक पार्टिकुलर टाइम पे, एक पार्टिकुलर कंडीशन में, कैंसर में ये बात लिखा हुआ है, एक पार्टिकुलर कंडीशन में। जैसे मान लो मेरे फादर को लंग कैंसर है, तो मेरे लंग के सेल में ये एबिलिटी है कि वो कैंसरियस में चेंज हो सकता है, लेकिन कौन से कंडीशन में, जब मैं पॉल्यूशन वाले इन्वायरमेंट में रहता हूँ, या सिगरेट, हुक्का या बीड़ी का स्मोक करता हूँ, तो उस कंडीशन में मुझे भी हो सकता है। तो दैट इज द जेनेटिक रीजन। तो इस कंडीशन में हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिससे मेरे पेरेंट्स को कैंसर हुआ था, या जो भी कंडीशन लंग कैंसर, तो मुझे उस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। समझ गए ना, तो जेनेटिक रीजन का मतलब समझ में आया, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज जेनेटिक डिसऑर्डर, autoimmune disorder should not be considered as genetic, but it have a genetic region, और कई बार इसके अननोन रीजन है। कैंसर का भी सेम है, कैंसर के भी जेनेटिक रीजन होते हैं और अननोन रीजन होते हैं और कार्सिनोजेन होते हैं। तीन चीज होती है कैंसर में, क्या होता है, जेनेटिक रीजन, अननोन रीजन और कार्सिनोजेन। कोई दिक्कत, तो आपको ये याद रखना, और इन दोनों की वजह से ही ये होता है काम। समझ गए बात को, तो आपको ये ध्यान रखना हो। अब इसमें बहुत सारी बीमारियां नहीं लिखी हैं, सिर्फ और क्या लिखा है, रूमेटाइड आर्थराइटिस। तो शुरुआत करते हैं किससे, रूमेटाइड आर्थराइटिस से। रूमेटाइड आर्थराइटिस के बारे में क्या जानते हो आप, बोलो। रूमेटाइड आर्थराइटिस में क्या होता है, जल्दी बोलो। तो एक टाइप का आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस मतलब पेन इन जॉइंट। तब इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट, बोलो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, बोलो, प्रोड्यूस अगेंस्ट साइनोवियल मेम्ब्रेन और आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ कार्टिलेज।
एंड और आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ जॉइंट। इसकी वजह से क्या होता है, सारे जॉइंट में बहुत पेन होता है, बस इतना याद रखना है। और रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए हम लोग जानवर को भी तैयार कर चुके हैं। मॉडल एनिमल इज प्रिपेयर्ड फॉर रूमेटाइड आर्थराइटिस, सी कार कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर एंड रूमेटाइड। तो पूछा जाए किस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए मॉडल एनिमल तैयार किया गया है, तो रूमेटाइड। चारों नाम रहे, क्या रहे, फॉर विच ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ट्रांसजेनिक मॉडल एनिमल इज प्रिपेयर्ड। और इसमें रहे कैंसर, अल्जाइमर, रूमेटाइड आर्थराइटिस। आंसर तो सब बता दोगे, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रखना है। एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो ये सब के लिए तैयार किया गया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ऑटो इम्यून। तो ऑटो इम्यून इसमें सिर्फ एक ही है, और वो कौन सा है, बोलो। अगर यही क्वेश्चन है, कहे फॉर विच जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रांसजेनिक मॉडल एनिमल, तो आंसर क्या होगा, फॉर विच जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है, बोलो क्या आंसर होगा। कैंसर इज नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ये अभी बोला फिर से कैंसर, तुम लोग के दिमाग में कैंसर हो गया रे। हाँ, अगर क्वेश्चन रहे फॉर विच जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रांसजेनिक मॉडल एनिमल तैयार है, तो अल्जाइमर जेनेटिक डिसऑर्डर, सिस्टिक फाइब्रोसिस जेनेटिक है कि नहीं, पढ़ा है, देखो तो गूगल खोल कर सिस्टिक फाइब्रोसिस है कि नहीं जेनेटिक, देखो तो तुमने पढ़ा होगा रे। पेंशन नहीं है क्या तुम लोग के सिलेबस में सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में, देखना सिस्टिक फाइब्रोसिस जेनेटिक है कि नहीं, देखो एक मिनट में जल्दी से, सिस्टिक फाइब्रोसिस जेनेटिक है कि नहीं है। हाँ, क्या दिखा रहा है सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में, मुझे नहीं मालूम। सिस्टिक फाइब्रोसिस शायद जेनेटिक होता है, मुझे जहाँ क्या लिखा है, जेनेटिक है ना, यस। तो दोनों आंसर हो जाएगा, कौन सा, अल्जाइमर एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब यहाँ पे बोथ ए एंड सी भी तो हो सकता है, ए एंड डी नीचे में ऑप्शन लिख के नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर कौन से हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर जो है ये भी है, अल्जाइमर भी है और सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये दोनों क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर। देखो पढ़ो तो दिल से पढ़ो, ये नहीं कि सीधे टालने वाली पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। जेनेटिक डिसऑर्डर, तो आप सब समझ रहे हो, क्वेश्चन पूछ दिया जाए फॉर विच, तो जेनेटिक कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर, अल्जाइमर के लिए और कौन से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है ना, कैंसर से रिलेटेड शायद कोई क्वेश्चन बनाना मुश्किल है। ठीक है, अब आ जाओ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बाद दूसरा तुम लोग बताओ माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है। एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू पैरालिसिस एंड वीकेनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ मसल, यही तो लिखा हुआ है क्लास 11 लोकोमोशन मूवमेंट के डिसऑर्डर में। तो ये तो सीधे तीर से याद रहना चाहिए, एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन leading to weakening and paralysis of muscle, weakening and paralysis of muscle। तो इसको क्या कहते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस। अब आ जाओ नेक्स्ट, लिख लिया ना इसको, माइस्थेनिया ग्रेविस। इसके बाद बताओ कौन सा, क्या लिखा हुआ है, नंबरिंग बता दो, मैंने क्या क्या लिख रखा है,
चलो एडिशंस डिजीज की बात कर लेते हैं। किसकी? एडिशंस डिजीज एनसीईआरटी में कहाँ है रे? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में एडिशन डिजीज क्या होता है इसमें? अदनान तुम्ही ने बोला केमिकल, हाँ बताओ क्या होता है इसमें, क्या दिक्कत आती है? क्या दिक्कत, खड़े हो जाओ, खड़े होकर बोलो करो। हाँ, क्या दिक्कत आती है? क्यों होता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में खराबी? आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल ठीक बात इन्होंने बोला है कि डिस्टरबेंस इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्यों भाई, ये भी आपको जानना है, आपके बुक में है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ये ऑटो इम्यून क्यों कहलाता है? नहीं मालूम? चलो भाई जाओ, देखो इसको ऑटो, इसमें डी और डी, ये बताओ एड्रिनल कॉर्टेक्स, दो एड्रिनल ग्लैंड का नाम सुना है ना? उसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला होता है। कॉर्टेक्स में कितने लेयर होते हैं? दो या तीन? तीन। सबसे ऊपर वाले को क्या कहते हैं? हिमेश रेशमिया, हिमेश ना, या महे क्या नाम है? हिमांशु, हाँ। सबसे ऊपर वाले लेयर को क्या कहते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड के दो लेयर हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स में तीन लेयर है, सबसे वाले ऊपर वाले लेयर को क्या कहते हैं? ये सब आपके बुक में और एनसीईआरटी में है, और इट मस्ट बी मेमोराइज ऑन योर टिप्स। एनसीईआरटी में है जोना ग्लूमेरुलोसा, देखो GFR याद रखना। सबसे ऊपर वाला जोना ग्लूमेरुलोसा, फिर जोना फास्कुलोसा, और सबसे नीचे वाला जोना रेटिकुलोसा। बैठ जाओ, देखो जोना ग्लूमेरुलोसा, जोना फास्कुलोसा एंड जोना रेटिकुलारिस। तो जो सबसे ऊपर वाला लेयर है जोना ग्लूमेरुलोसा और जोना फास्कुलोसा, बीच वाला, इन दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडी पैदा होता है। हमने कैसे याद रखा है? डी डी, डी डी मतलब डेफिशिएंसी ऑफ जोना एल्डोस्टेरोन एंड डेफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिसोल। दो डेफिशिएंसी, दो हार्मोन का। क्यों? क्योंकि दो लेयर के अगेंस्ट एंटीबॉडी पैदा होता है। कौन कौन से? तो आप लिखेंगे एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट जोना ग्लोमेरुलोसा एंड जोना फास्किकुलाता। अब देखो, जोना ग्लोमेरुलोसा इज अ सोर्स ऑफ विच हार्मोन? रजीन, एस्ट्रोजन या कॉर्टिसोल? वहाँ पे हम थोड़ा हम मुंह ठीक कर देंगे। एल्डोस्टेरोन ना, आउटर मोस्ट लेयर से एल्डोस्टेरोन। कौन सा? बेटो एल्डोस्टेरोन, और इससे कॉर्टिसोल, इससे कॉर्टिसोल। अब देखो जाहिर सी बात है, जब इंसान का ये एल्डोस्टेरोन की कमी हो जाएगी, कॉर्टिसोल की कमी हो जाएगी, तो जिंदा रहना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इसको हम कहते हैं लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन, और इसको कहते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन। ठीक है ना? खैर वो आपको नहीं जानना है, आपको इतना याद रखना है। तो अब बताओ, दो दो हार्मोन की कमी हो गई, जो एक लाइफ सेविंग है, एक लाइफ प्रोटेक्टिंग है। इसको कहते हैं, सॉरी, लाइफ सेविंग, और इसको कहते हैं लाइफ प्रोटेक्टिंग। तो ये एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल दोनों की कमी होगी तो क्या होगा? सारा मामला खराब हो जाएगा, सारा मामला खराब हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन से रिलेटेड जितनी भी फंक्शनिंग है वो सब कम हो जाएगी, कॉर्टिसोल से रिलेटेड जितनी भी फंक्शनिंग है वो सब कम हो जाएगी। कॉर्टिसोल के क्या फंक्शन है बेटा? कॉर्टिसोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। तीनों का कैटाबॉलिज्म करता है। कॉर्टिसोल कॉजेज कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। तो तीनों का कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा। लेकिन आपके बुक में एनसीईआरटी में एडिशंस में लिखा है डिस्टर्बेंस इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म लीडिंग टू वीकनेस। डिस्टर्बेंस इन एनसीईआरटी में खाली क्या लिखा है? अब देखो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है और आप गलत कर सकते हो। देखो पहले आप क्लास 11th का एनसीईआरटी को खोल के देख लो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये बच्चे गलती कर सकते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन कहीं है इसमें? हम्म, देखो
यहीं पे कहीं ना था कि सप्लीमेंट में दिया है, लगता है पुराने में तो सप्लीमेंट में, पुराने वाले में सप्लीमेंट में दिया हुआ है ना। ये पुराना ले, नए वाले में कहाँ दिया है, शुरू में दिया है। इसमें ये पुराना वाला है तो इसमें सप्लीमेंट में दिया है। चलो कोई बात नहीं, चलो शुरू बताओ। तो आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि इसमें देखो एनसीईआरटी में क्या लिखता है इसके बारे में। एनसीईआरटी में जो लिखा है वो लिखा है डिस्टरबेंस इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। लेकिन क्या क्या आपको लगता है क्या खाली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंस होगा लीडिंग टू वीकनेस, या प्रोटीन में भी होगा, कार्बोहाइड्रेट में होगा, तीनों में होगा। लेकिन आपके बुक में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म लिखा है। तो अगर मान लो, अब देखो यहाँ पे बच्चे जो है ना फंस सकते हैं, और टीचर भी इसमें बच्चों को फंसने के लिए मजबूर कर सकता है, पूछ दिया जाए। और खास करके उन बच्चों को जिन्होंने थोड़ा सा ढंग से पढ़ा होगा कि इन एडिशंस डिजीज। अब दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो एक जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा बनाया होगा तो वो ऐसे बनाएगा, नो डिस्टरबेंस इन मेटाबॉलिज्म। डिस्टरबेंस इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये कौन बनाया होगा, ज्यादा पढ़ा लिखा। डिस्टरबेंस इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। नो चेंज इन ऑस्मो रेगुलेशन। अब बताओ इसमें क्या करोगे, बस यही चार ऑप्शन है। और ये ज्यादा पढ़ा लिखा टीचर बनाए हुए हैं। तो जब ज्यादा पढ़ा लिखा का मतलब समझते हो ना, हाँ, तो उस केस में आप ये लगाओ। अगर कम पढ़ा लिखा होगा और वो बनाया होगा और ऑप्शन होगा चेंज इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। दूसरा रहेगा ऑस्मो रेगुलेशन डिस्टरबेंस। तीसरा रहेगा इंक्रीज इन ब्लड पोटेशियम लेवल, और दी में है ऑल। तो क्या करोगे, ऑल क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आंसर दे रहे हो, पूछने का अंदाज तुम्हारे क्वेश्चन पूछने का कि सर ऑल होगा या कुछ और होगा, तो ऑल ही होगा। ये बताओ जब कभी एल्डोस्टेरोन की कमी होती है तो ब्लड में क्या होता है, पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है और सोडियम की कमी हो जाती है। तो उस केस में क्या होगा, ये लिख लो ये क्वेश्चन। तो ये कम पढ़ा लिखा टीचर बनाएगा तब, ये कम पढ़ा लिखा बनाएगा तब, कम पढ़ा लिखा। और बिल्कुल आपके एनसीईआरटी के कोरस्पॉन्डिंग है क्या, एल्डोस्टेरोन कोर्टिसोल के फंक्शन के पे है। और ये ज्यादा पढ़ा लिखा, मतलब मेरे जैसा टीचर बनाएगा तो ऐसा बनाएगा, और कम पढ़ा लिखा, और ये ज़्यादा पढ़ा लिखा जो आपको ज़्यादातर टीचर जो होते हैं तो ये बनाएगा। ठीक है ना, मेरे जैसा टीचर बनाएगा तो ऐसा यही कुछ बनाएगा। भाई एल्डोस्टेरोन का एप्लीकेशन आपको मालूम है ना, फंक्शन मालूम है ना, कोर्टिसोल का फंक्शन मालूम है ना, समझ रहे ना। तो मेरे जैसा टीचर जब बनाएगा तो ये तरह का क्वेश्चन बनाएगा, और बिल्कुल ये एनसीईआरटी के कोरस्पॉन्डिंग है। एक भी अगेंस्ट एनसीईआरटी नहीं है, एक भी वर्ड इसमें। आपको एल्डोस्टेरोन का फंक्शन दिया गया है, कार्टिसोल का फंक्शन दिया गया है, और ये जो है ना सीधे डायरेक्ट एनसीईआरटी की बात है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये भी होता है, ये भी आंसर होगा, लेकिन चूंकि ये यहाँ पे सिर्फ हमें एनसीईआरटी के डायरेक्ट बात को ध्यान में रखना होगा। समझ रहे हैं बात को। तो आपको मुझे लगता है ये दोनों क्वेश्चन लिख लेना चाहिए, दोनों ऑप्शन, और कर लेना चाहिए, बेहतर आपके लिए रहेगा। अब आइए एडिशन डिजीज के बाद कौन सा है, चलो ग्रेव्स डिजीज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ग्रेव्स डिजीज की। ग्रेव्स डिजीज के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है, ग्रेव्स डिजीज। इसमें आपका T3 और T4 ज़्यादा रहता है कि कम रहता है,
मोर T3 मोर T4 या लेस T3 लेस T4? मोर T3 मोर T4। इसमें क्या होता है? मोर T3 और T4। और इसलिए इसको कहते हैं, इसमें कौन सी कंडीशन होती है? हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपो? तो हाइपरथायरॉयड। अब ये मोस्टली, नॉट ऑलवेज, बट मोस्टली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑलवेज नहीं, मोस्टली ऑटो इम्यून। ये नॉन ऑटो इम्यून भी हो सकता है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए तब भी हो सकता है ग्रेव्स डिजीज। थायराइड ग्लैंड में मल्टीपल नोड्यूल बन जाए तो भी हो सकता है ग्रेव्स डिजीज। आपके क्लास 11 के जाके बोल के बुक खोल के देखिएगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, तो वहाँ लिखा हो थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए तो भी हो सकता है ग्रेव्स डिजीज। थायराइड ग्लैंड में बहुत सारे बिनाइन ट्यूमर हो जाए जिसको नोड्यूल कहते हैं तो भी हो जाएगा ग्रेव्स डिजीज। और ऑटो इम्यून भी है, तो मोस्टली ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो इसमें एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनेगा रे? बताओ भाई, एनीवन? एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट, बोलो, प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट किसके? एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट किसके? बोलो, किसके अगेंस्ट पैदा होता है एंटीबॉडी? जो बताएगा उसे 100 रुपया। देखो ये काव्या, क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? ऐसे कभी आंसर नहीं देगी, 100 रुपये के चक्कर में आंसर दे रही है, तुक्का मार रही है वो भी। सेल के अगेंस्ट बनेगा कि हार्मोन के अगेंस्ट बनेगा रे? सब पैसा के चक्कर में बावला हो गया। हाँ, लड़कियां जा रही लालची होती हैं पैसे की। देखो लड़के कोई नहीं आंसर दे रहे हैं, ये सब तुक्का पे तुक्का मारे जा रही है। ऐसा नहीं बोलेगी, यहाँ 100 रुपया सुनी वैसे बोलना शुरू करें। गर्ल्स आर मोर लालची इन कंपेयर टू बॉयज, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है ना? हाँ, बताओ भाई। सेल है रे, हार्मोन के अगेंस्ट बनेगा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी हमेशा किसके अगेंस्ट बनेगा? सेल्स या एंटीजन के अगेंस्ट ना। हार्मोन के अगेंस्ट क्यों बनेगा? किसी सेल के अगेंस्ट नहीं बनता, नो सेल्स। ये एक अलग तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यहाँ पे एंटीबॉडी किसी भी सेल के अगेंस्ट नहीं बनता है, किसी भी सेल के अगेंस्ट नहीं बनता है। एंटीबॉडी नॉट प्रोड्यूस अगेंस्ट एनी सेल। यहाँ पे नो डैमेज ऑफ एनी सेल, नो डैमेज ऑफ एनी सेल। ये बहुत अलग तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, नो डैमेज ऑफ एनी सेल, ये ध्यान रखना, नो डैमेज ऑफ एनी सेल। आप लोगों को बहुत जल्दी 2 मिनट में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मत समझिए, सब कुछ समझना जरूरी है। हाइपोथैलेमस से क्या पैदा होता है? TRH। ये एडिनोहाइपोफाइसिस पे वर्क करता है, क्या पैदा होता है? TSH। ये किस पे वर्क करता है? थायराइड ग्लैंड पे, और उससे क्या पैदा कराता है? T3 T4। ये एडिनोहाइपोफाइसिस है, पूरा लिख लेता हूँ, एडिनोहाइपोफाइसिस। और एडिनोहाइपोफाइसिस में क्या होता है? फाइसिस। और थायराइड ग्लैंड में क्या होता है? थायराइड फॉलिकल। क्या होता है? और थायराइड फॉलिकल ही तो पैदा करता है क्या? T3 और T4। ये आप सबको मालूम है ना, ये आपको बिल्कुल आना चाहिए, और आपको आता भी होगा, और नहीं आता है तो आपको तैयारी करने का कोई राइट नहीं है, ठीक है ना? आपको नहीं, अगर ये बात आता है कि हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन पैदा होता है, और वो एडिनोहाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करता है, उसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पैदा करता है, वो थायराइड फॉलिकल पे वर्क करता है और उसे T3 और T4 पैदा करता है, ये आप सबको मालूम। अब होता क्या है, हमारे बी लिम्फोसाइट को कभी कभी ड्यू टू अननोन रीजन, कौन सा? बी लिम्फोसाइट, ड्यू टू अननोन रीजन एक एंटीबॉडी पैदा करता है। क्या पैदा करता है? एक एंटीबॉडी पैदा करता है, और उसका नाम है, नाम आपको नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, TBI। नाम आपको याद नहीं रहे, देयर इज नो नीड टू मेमोराइज दिस नाम, बस ये याद रखना है कि ये एक एंटीबॉडी है।
ये बिल्कुल गामा ग्लोबुलिन है, एंटीबॉडी के शेप का है, एंटीबॉडी है। और ये थायराइड बाइंडिंग इम्यूनोग्लोबुलिन इसका फंक्शनल क्लोन है। फंक्शनल क्लोन मतलब समझते हो? फंक्शनल क्लोन है किसका? टीएसएच का। फंक्शनल क्लोन का मतलब बिल्कुल वही काम करता है जो टीएसएच करता है। जो टीएसएच करता है वही काम कौन करता है? थायराइड बाइंडिंग, ये वाला एंटीबॉडी। और ये क्या करेगा, किस पे वर्क करेगा? तो ये जाके वर्क करेगा और क्या पैदा कराएगा? तो यहाँ पे कोई ऐसा एंटीबॉडी बनता है जो उल्टे थायराइड फॉलिकल के नंबर को बढ़ाता है, उसको स्टिमुलेट करता है। यहाँ पे एंटीबॉडी कोई डैमेज नहीं करता है। ये एक यूनिक टाइप का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है वेयर देयर इज नो डैमेज, इनफैक्ट देयर इज अ स्टिमुलेशन ऑफ थायराइड फॉलिकल। तो थायराइड फॉलिकल का और ज़्यादा नंबर बढ़ता है और उसका साइज बढ़ता है, इसीलिए तो थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिसको कहते हैं एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। तो क्यों होता है इसमें? ग्रेव डिजीज में एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर क्यों होता है? इसीलिए तो होता है क्योंकि फॉलिकल का नंबर और साइज बढ़ा देता है। समझ में आया? रट्टा मारने से खाली काम नहीं चलता है, समझना भी पड़ता है चीज़ों, इसीलिए इसमें ग्वाइटर हो जाता है। गॉट द पॉइंट? एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर सुना है ना? तो क्यों होता है ग्रेव डिजीज में एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर? क्योंकि ये एंटीबॉडी जाके फॉलिकल सेल के नंबर को, साइज को और बढ़ा दिया और खूब सारा T3। तो ये एक यूनिक टाइप का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, यहाँ पे कोई डैमेज नहीं होता है। तो यहाँ पे T3 और T4 बढ़ता है और T3 और T4 बढ़ने से हाइपरथायराइड होता है और हाइपरथायराइड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो होता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर कौन सा है? ये एक यूनिक है, बाकी अब हाशिम भाई की बात कर लेते हैं। हाशिमोटोज डिसऑर्डर या सिंड्रोम भी कहते हैं इसको, डिजीज ही लिख देते हैं, हाशिमोटोज डिजीज, कई बार इसको सिंड्रोम भी कहते हैं। देखो यहाँ पे बस एक लाइन जानना है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट थायराइड फॉलिकल। यहाँ पे क्या होता है? कोई दिक्कत बोलिए? नहीं बोलिए बेटा, आपको कोई दिक्कत बोलिए, इसमें कोई दिक्कत? अगर ये बात नहीं आता तो फिर नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे अब देखो, इसमें हाशिमोटोज में एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट थायराइड लीडिंग टू लेस प्रोडक्शन ऑफ, तो ये तो बिल्कुल एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट थायराइड फॉलिकल, बस इतना याद रखना इसमें। एक लाइन बस, थायराइड फॉलिकल लीडिंग टू हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपर, बोलो, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है ना? मतलब T3 T4 कम। नेक्स्ट कौन सा डिसऑर्डर है? हमने हाशिम भाई को भी देख लिया। अब आ जाइए परनीशियस एनीमिया का पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर डायबिटीज का करेंगे। परनीशियस एनीमिया जब वेरी, ये लिख लिया ना? हो गया? करो जल्दी। ये हालांकि केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में मैं फिर से बताऊंगा इस बात को, लेकिन ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ये एक अलग तरह का ही ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। कौन सा? ग्रेव, जहाँ पे एंटीबॉडी डैमेज की जगह कंस्ट्रक्शन करता है, स्टिमुलेशन करता है, समझ ना बात को? और इसीलिए तो ग्वाइटर भी होता है ना, ठीक है ना? रट लेने से खाली काम नहीं चलता है ना, कई बार चीज़ों को थोड़ा सा समझना भी पड़ता है, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं परनीशियस एनीमिया की। परनीशियस एनीमिया का नाम एनसीईआरटी में कहाँ है? बायो में तो कहीं नहीं, केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल का जो टेबल है ना उसमें दिया हुआ है। और क्या लिखा है? केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल में विटामिन का जो टेबल है ना उसमें दिया हुआ है। और क्या लिखा हुआ है कि परनीशियस एनीमिया अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन फॉलिक एसिड B9, ये भी है। अरे भाई तुम लोग पढ़ लिया करो खुद से भी। अब विटामिन का टेबल जो है एकदम वो रटा हुआ होना चाहिए, आपके टिप्स पे होना चाहिए। केमिस्ट्री में जो विटामिन का टेबल है वो आपके एकदम टिप्स पे होना चाहिए। देखो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आपको जो है ना वो काम नहीं करना है कि हाँ बिल्कुल हर चीज़ आपको स्पून फीडिंग। अब देखो आपको कुछ काम खुद से भी करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क बाय योर सेल्फ ऑल्सो। अब देखो विटामिन तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, चाहे तुम लोग जान दे दो, अपने से पढ़ना नहीं यार, इसमें क्या पढ़ाना है, खुद से पढ़ना। ऐसे भी ये बायो में है भी नहीं, यहीं पे है कहीं टेबल। वो कहाँ है रे वो टेबल? हुआ क्या? देखो तुम लोग, ये है, ये टेबल आपको याद होना चाहिए। देखो विटामिन B12 की कमी से कौन सा? परनीशियस। और विटामिन
B9 या फोलिक एसिड की कमी से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, वो शायद इसमें नहीं दिया है, नहीं दिया, वो भी याद रखना। B12 की कमी से कौन सा एनीमिया? परनिसियस एनीमिया। और इसमें आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? कम रहेगा। क्यों, ऐसा क्यों, ये हम बताएंगे। यहाँ पे इमैच्योर आरबीसी या मैच्योर आरबीसी? इमैच्योर आरबीसी, इमैच्योर। चलो आ जाओ, परनिसियस एनीमिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? परनिसियस एनीमिया। देखो, अब पूछा जाए, परनिसियस एनीमिया पे क्वेश्चन आ भी चुका है, 3-4 बार आ चुका है। इट इज इंपॉर्टेंट, 3-4 बार AIPMT और नीट में आ चुका है, लेकिन इधर 3-4 साल से नहीं आया, जब से तुम लोग तैयारी कर रहे हो, लेकिन 3-4 बार आ चुका है। 3-4 बार मतलब पिछले 10 साल में 3-4 बार आ चुका है परनिसियस एनीमिया पे क्वेश्चन। देखो, परनिसियस एनीमिया आपसे कहा जाए किस विटामिन की कमी से, तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। अब विटामिन B12 करता क्या है आरबीसी के साथ, क्या काम करता है? विटामिन B12 के अंदर कौन सा मिनरल होता है? कोबाल्ट। विटामिन B12 के अंदर कौन सा मिनरल होता है? कोबाल्ट। और विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है सियानो कोबालेमिन। तो ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है कि इसके अंदर कौन सा मिनरल, तो सियानो कोबालेमिन मत करना, कोबाल्ट। कौन सा? विटामिन B12 के अंदर कौन सा मिनरल होता है? मिनरल प्रेजेंट इन विटामिन B12, तो यू मस्ट से कोबाल्ट। और इसका दूसरा नाम क्या है? तो भाई मेरे, परनिसियस एनीमिया विटामिन B12, अब इसमें कह रहा है कि तुम नहीं खाओगे गोश्त, तुम नहीं खाओगे मछली, तुम नहीं खाओगे अंडा, तुम नहीं खाओगे दही, तो आपको हो सकता है विटामिन B12 की कमी। आप कुछ भी नहीं खाओगे तब भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विटामिन B12 हमारे बॉडी में खुद से भी पैदा होता है। हमारे बॉडी में जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो सिम्बायोन्ट बैक्टीरिया है ना, एस्चेरिचिया कोलाई, वो अपने आप विटामिन B12 बनाता रहता है। तो हम ये नहीं खाएं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ठाक है, तो भी हमको विटामिन B12 की कमी नहीं होती है, क्योंकि विटामिन B12 ऑटोनोमसली प्रोड्यूस बाई एस्चेरिचिया कोलाई विच इज एज ए सिम्बायोन्ट फाउंड इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लेकिन क्यों फिर किसी को कमी हो जाती है विटामिन B12? मान लो एक इंसान है, एक इंसान क्या, तुम में से मैक्सिमम इंसान जो है ना गोश्तखोर है, ठीक है ना, दूधखोर तो भी होगा, दहीखोर भी होगा। तो देखो, जो खाली दूध खाता है उसको दही खाना चाहिए, ठीक है ना। तो उनको क्यों हो जाता है? हो जाता है बेसिकली परनिसियस एनीमिया का मेन कॉज जो है ना, ऑटो इम्यून है। नॉट ऑलवेज ऑटो, लेकिन मेनली इट अकर ड्यू टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मोस्टली इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मोस्टली इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्यों? अब सवाल ये पैदा होता है, विटामिन B12 करता क्या है? तो विटामिन B12 रेस्पॉन्सिबल फॉर, विटामिन B12 आरबीसी के साथ क्या खेल करता है रे? रेस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ, responsible for hemoglobin synthesis, sorry, hemoglobin synthesis in RBC, in RBC मैच्योरेशन के लिए तो फॉलिक एसिड, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस इन RBC। अब ये बताओ, किसी को विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो उसका हीमोग्लोबिन प्रॉपर सिंथेसाइज होगा, तो कम हो जाएगा कि नहीं उसके RBC में, तो एनीमिया हो गया कि नहीं? रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, विटामिन B12 मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर विच सिंथेसिस? हीमोग्लोबिन सिंथेसिस इन RBC। अब मान लो विटामिन B12 भी नहीं, तो हीमोग्लोबिन प्रॉपरली सिंथेसाइज होगा, कम है, तो इसीलिए परनिसियस एनीमिया में कौन सी हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। अब देखो होता क्या है, तो ये मोस्टली ऑटो इम्यून क्यों कहलाता है? तो देखो, आप लोगों को चूंकि डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हटा दिया है, लेकिन तुम लोगों ने आई थिंक पढ़ा तो होगा ना, तुम लोग की जब 11th में रहोगे तब तक तो पढ़ाया गया होगा, तो आपने पढ़ा होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड में, बहुत बेवकूफ़ी का काम किया यार, मतलब आप जो है ना जूलॉजी के टॉपिक को वो फ्रॉग ऐड कर दिया, अननेसेसरी पागलपना। फ्रॉग का डॉक्टर बनोगे क्या ये सब? फ्रॉग का डॉक्टर किसको किसको बनना है? हाँ, बन जाना फ्रॉग का नाम। देखो, हमारे स्टोमक में एक ग्लैंड होता है जिसको नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक सेल होता है जिसका नाम होता है ऑक्जेंटिक सेल्स। इस ऑक्जेंटिक सेल से एक केमिकल पैदा होता है जिसका नाम होता है
कास्ल इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर नहीं मालूम है तो बना लो, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। कास्ल, ये कास्ल इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ से यहाँ आता है, और यहाँ पे जब आता है ना तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये विटामिन B12 के साथ मिलके, किसके साथ मिलके, विटामिन B12 के साथ मिलके हमारे खून में एब्जॉर्ब होता है, सीधे डायरेक्टली नहीं होता है। तो ये हमेशा किसके साथ एब्जॉर्ब होगा, विटामिन कास्ल इंट्रिंसिक साथ एब्जॉर्ब। तो विटामिन B12 अकेले एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है इंटेस्टाइन से, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए उसको किसका साथ चाहिए, कास्ल इंट्रिंसिक फैक्टर का। किसका साथ चाहिए, कास्ल इंट्रिंसिक फैक्टर। और कास्ल इंट्रिंसिक फैक्टर का सोर्स कौन है, ऑक्जिनटिक सेल्स। ध्यान रखना, कास्ल इंट्रिंसिक फैक्टर का सोर्स कौन है, ऑक्जिनटिक सेल। और विटामिन B12 एब्जॉर्ब ओनली व्हेन it attached with, बोलो किससे, अटैच विथ कास्ट इंट्रिंसिक फैक्टर। अब क्या होता है ना, ज्यादातर केसेस में एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट ऑक्जिनटिक सेल, एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट, तो जब ऑक्जिनटिक सेल ही नहीं रहेगा तो कास्ट इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होगा। तो जब कास्ट इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं आएगा तो विटामिन B12 चाहे कितना भी खाओ या कितना भी आपके इंटेस्टाइन में बने, क्या खून में आ पाएगा, तो क्या आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की प्रॉपर सिंथेसिस होगी, तो यही तो होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट कास्ट इंट्रिंसिक फैक्टर, सॉरी कास्ट कर रहे हैं, ऑक्जिनटिक सेल प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट, कई बार इस पर क्वेश्चन आया है, ऑक्जिनटिक सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, ऑक्जिनटिक सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड लीडिंग टू डेफिशिएंसी ऑफ बोलो कास्ट इंट्रिंसिक फैक्टर, कास्ट इंट्रिंसिक फैक्टर, कास्ट इंट्रिंसिक। तो कहानी, रेस्ट ऑफ द कहानी समझ गए आपको, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्नीशियस एनीमिया में आपको दो चीजें याद रखनी है, इसमें आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। दूसरा, पर्नीशियस एनीमिया जो है ना ज्यादातर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट पैदा होता है, ऑक्जिनटिक सेल हो, और उसकी वजह से कौन से केमिकल की कमी रहती है, कास्ट इंट्रिंसिक फैक्टर। इन सब पे क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट, कौन कौन से खाद्य पदार्थ के लेस इंटेक से भी हो सकता है, तो दूध या दही, गोश्त मछली अंडा दही। तो गोश्त मछली अंडा तो ऐसे ही याद रहेगा, सब तो खाने वाले हैं इसमें मैक्सिमम, कुछ लोग को छोड़ के, ठीक है ना। तो गोश्त मछली अंडा दही के कमी से भी केमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से फूड प्रोडक्ट के कमी से पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है, चांसेज हैं। तो गोश्त मछली अंडा दही, कौन सा रहे, देखो इसके तो मुंह में पानी आ रहा है कि तीनों चीजें, देखो इसका पूरा आगे से ये गीला हो गया, ठीक है ना, सलाइवा से। तो सब तीनों हमारा फेवरेट चीज़ एक ही बार में बोल दिए, गोश्त मछली अंडा, ठीक है ना। ऊपर से उसमें बिरयानी में दही भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, क्यों भाई। चलो, तो बाकी का आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा ये इम्यूनिटी को कंप्लीट कर लेंगे।